हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 की तैयारी चल रही है और उसी क्रम में जो हम आज हमारी क्लास होगी वो आपकी संविधान की क्लास होगी और उसमें हमारा राष्ट्रपति जो हमारा मेन टॉपिक होगा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति पर हमारी एक क्लास हो चुकी है। यदि आपने वह क्लास वॉच नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस क्लास को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए ये भी है कि हमारे सोम अकेडमी ने जो है आपके लिए मॉक टेस्ट बनाए हैं और मॉक टेस्टों को आप ज़रूर दें क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए वह बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, वह मॉक टेस्ट आपको कहाँ से प्राप्त होंगे तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर जो है मॉक टेस्ट पर जा सकते हैं और वो मॉक टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, तो आप उनका लाभ बिल्कुल ज़रूर उठाइए। दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के बारे में अब तक हमने पढ़ा, तो वो पढ़ा कि उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी और राष्ट्रपति के पद की पात्रता क्या होती है, यह हमने अब तक जो है पढ़ा है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो दोस्तों, इन तीनों ही चीज़ों को हम समझा चुके हैं कि अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है और आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है और एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या होती है। तो यहाँ पर तीनों ही बातों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो उसमें जो हम पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ पर हमने बताया था कि आपको राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोटिंग करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोटिंग करता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया था, देखिए क्या कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दोनों में ही निर्वाचित लगा लीजिएगा, दोनों में ही निर्वाचित लगा लेना है आपको अपने आप ही। विधानसभा और यहाँ पर संसद, ठीक है, संसद दोनों के ही निर्वाचित सदस्य इसमें वोटिंग करते हैं। निर्वाचित सदस्य ही केवल वोट करते हैं, मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में दो सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक सदस्य क्या होता है वो विधानसभा में मनोनीत होता है। और संसद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, वो कुल मिलाकर 14 सदस्य होते हैं जो मनोनीत होते हैं संसद में। ये 14 कौन होते हैं, ये 12 आपके राज्यसभा के होते हैं जो विशेष क्षेत्र से साहित्य, विज्ञान एवं अलग कई क्षेत्र हैं जहाँ से सांसद चुने जाते हैं, जिन्हें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और 2 सदस्य वो होते हैं जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन होते हैं। तो दोस्तों, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें वोटिंग नहीं करते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य ही यहाँ पर वोटिंग करते हैं। तो कुल मिलाकर विधानसभा की बात की जाए तो कुल विधानसभाओं में यानी कि 31 विधानसभा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेती हैं। ये 31 विधानसभा कौन सी हैं तो मैं आपको बता दूं, 29 राज्य भारत में हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा यहाँ पर वोटिंग करती है। तो कुल मिलाकर हो जाती है 31 विधानसभा और लगभग 4300 जो है आपके विधायक इसमें वोटिंग करते हैं। यदि हम संसद की बात करते हैं तो संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं तो आपके लोकसभा में 545 जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं और राज्यसभा में कितने होते हैं 245 कुल मिलाकर 790 सांसद होते हैं, परंतु ये सभी वोट नहीं करते हैं। इनमें से -14 जो है वोटिंग नहीं करते हैं जो मनोनीत होते हैं। बाकी जो आपका बचता है 6 और 776 सांसद वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। दोस्तों, जितना वोट का मूल्य विधानसभा के होगा यानी कि 31 विधानसभाओं के कुल विधायकों के वोट का मूल्य जितना होगा उतना ही सांसदों के मत का मूल्य होगा। यानी कि ये दोनों जो है इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे, कह सकते हैं। इसे बोलते हैं अनुपातिक पद्धति यानी कि जितना वोट का मूल्य सभी विधानसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य जितना होगा उतना ही संसद के केवल 2 सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा संसद के मत के मूल्य का बराबर होगा। दोनों ही तुला पर रख दिया जाए तो दोनों ही बराबर होंगी, कह सकते हैं कि सुई जब तक बीच में होगी तभी होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। तो दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से वोट का मूल्य निकाला जाता है विधानसभाओं के लिए और सांसद यानी कि संसद के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हम आपको बताते हैं, इसके लिए 2 फॉर्मूले आपको याद करने होंगे और ये फॉर्मूले जो हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक विधायक के मत का मूल्य
मूल्य, ठीक है, मत का मूल्य निकाला जाता है यहाँ पर। तो राज्य की कुल जनसंख्या लेंगे, राज्य की कुल जनसंख्या यानी कि जिस भी राज्य की वो विधानसभा है वहाँ की राज्य की कुल जनसंख्या यहाँ पर हम लेंगे, बटे होगा आपका उस राज्य की विधानसभा में, यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ये फॉर्मूला है गुणा 1/1000। यहाँ पर निकाला जाता है आपके एक विधायक के मत का मूल्य। इस फॉर्मूले को आप देख लेंगे, एक विधायक के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणा 1000, ठीक है। एक विधायक के मत का मूल्य इस प्रकार निकाला जाता है और 31 विधानसभाओं में यही सूत्र लगता है। 31 विधानसभाओं में यही सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अब देख लेते हैं एक सांसद के मत का मूल्य क्या होगा। एक सांसद के मत का मूल्य, तो यहाँ पर लिखते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला ये है, एक सांसद के मत का मूल्य बराबर, तो यहाँ पर देखेंगे कि राज्य के कुल विधायकों के मत के मूल्य का योग, ठीक है। कुल विधायक, और ये विधायक कौन से होंगे? निर्वाचित, केवल निर्वाचित ही वोटिंग करेंगे। कुल विधायक मत मूल्य, ठीक है। कुल विधायक का मतलब है सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य बटे संसद, यानी कि सांसद, या कह सकते हैं संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हम निकालेंगे एक सांसद के मत का मूल्य। अब बताते हैं आपको मतगणना किस प्रकार होगी। मतगणना किस प्रकार होगी, यानी कि जब आपका इलेक्शन का हमने प्रक्रिया आपको बता दी, उसके बाद मत की गणना किस प्रकार होगी। तो दोस्तों हमने बताया आपको कि एकल संगमणीय पद्धति द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एकल संगमणीय पद्धति द्वारा, यानी कि यहाँ पर वरीयता दी जाती है। यहाँ तो जो वोटर वोट देते हैं वो वरीयता देते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है इलेक्शन होता है, जो हमने आपको बताई एकल संगमणीय पद्धति। तो मतगणना के लिए आपको एक चीज़ का समझना होगा, इसमें आपका होता है न्यूनतम कोटा। क्या होता है? न्यूनतम कोटा। ये क्वेश्चन आपसे जो है परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम कोटा कितना होता है, न्यूनतम कोटा कितना होता है। इसका सूत्र आपको दिया जाता है, ये 4 सूत्र दे देंगे, तो उसमें सही वाला जो है आपको क्लिक करना होता है। तो न्यूनतम कोटा जो होता है वो कुल पड़े वैध मत, बहुत से मत जो है वहाँ पर अवैध ठहरा दिए जाते हैं, तो कुल पड़े वैध मत बटे 2+1, ये आपका होता है न्यूनतम कोटा। और दोस्तों न्यूनतम कोटा क्यों ज़रूरी है? तो न्यूनतम कोटा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे प्रथम कैंडिडेट जो न्यूनतम कोटे तक पहुंच जाता है वही विजेता घोषित कर दिया जाता है राष्ट्रपति चुनाव के अंतर्गत। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मतगणना किस प्रकार से होती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एकल संगमणीय मत प्रणाली में किस प्रकार से मत डाले जाते हैं। तो वहाँ मत जो डाले जाते हैं वो आपके जो है वरीयता क्रम से डाले जाते हैं, यानी कि A, B, C, D, ये 4 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर हम यदि मैं वोट देने जाता हूँ तो वहाँ पर जो है उनके मत को मुझे जो है उन्हें वरीयता देनी होती है, यानी कि पहले नंबर पर मेरा वोट जो है A को है, दूसरे नंबर पर मेरा वोट B को है, और तीसरे नंबर पर मेरा वोट है C को, और चौथे नंबर पर मेरा वोट है D को। क्योंकि इस तरीके की प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है कि यदि एक कैंडिडेट यानी कि A न्यूनतम कोटा हासिल नहीं कर पाता है या सबसे नीचे A रह जाता है, तो उसके मत का मूल्य जो है वो B को मिल जाता है, जिन्होंने A को पहले नंबर पर चुना था, ठीक है, दूसरे नंबर पर B को चुना था, तो वो मत जो है B को चला जाएगा यदि A से बाहर हो जाता है तो। अब दोस्तों न्यूनतम कोटे की मैंने आपको बात बता दी कि 50+1, ठीक है, 50% +1 जो है न्यूनतम कोटा होता है।
तो दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 4 कैंडिडेट थे आपके इस चुनाव में, 4 कैंडिडेट थे। वे 4 कौन से कैंडिडेट थे? देखिए A, B, C, D, मान लो ये 4 कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो दोस्तों कुल वैध मत हम मानते हैं कि 100 हैं, ठीक है, 100 हैं। तो यहाँ पर देखिए 45, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है साधारण प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया। तो यहाँ पर इसे मिल जाते हैं, A को मिल जाते हैं 51, B को मिल जाते हैं 24, C को मिल जाते हैं 10 और D को मिल जाते हैं 15। तो इस प्रकार जो है न्यूनतम कोटा हासिल कर चुका है A, न्यूनतम कोटा हासिल कर चुका है 50+1। तो यहाँ पर जो है ये विजेता घोषित कर दिए जाएंगे और ये राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। और यदि ये न्यूनतम कोटा हासिल नहीं कर पाते हैं, कंडीशन ये आ जाती है कि ये न्यूनतम कोटा हासिल नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये रह जाते हैं 45 और B हासिल करता है 20, ये करते हैं 25 और D करता है 10, ठीक है। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर आता है कि वोटिंग इस तरीके से, तो D को क्या करेंगे कि D को वोट उससे जो है कंडीशन से बाहर कर देंगे कि ये अब राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। और इन्हें जो वोट मिली थी, जो इन्हें वोट मिली थी वे जाकर जुड़ जाएंगी इन तीनों के खाते में वे वोट डल जाएंगी, जो यानी कि D कैंडिडेट को चुनने वालों ने पहले नंबर पर मान लिया। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि 10 वोट थी जो D को प्रथम रूप से मानती थी, दूसरे रूप से उन्होंने माना था किसे? आपके A को। कितनी वोट थी? 10 में से हम मान सकते हैं कि 6 वोट ऐसी थी जिन्होंने A को वरीयता दी थी कि यदि D बाहर होता है तो उसके बाद हम A को चुनते हैं, ठीक है। 6 ऐसे थे, तो यहाँ पर D बाहर होने पर 6 यहाँ प्लस कर दिए गए, तो यहाँ पर क्या हुआ 51, यानी कि ये न्यूनतम कोटा इन्होंने हासिल कर लिया यदि D बाहर होता है। और इस तरीके से ये कंडीशन आपकी चलती जाती है जब तक कोई न्यूनतम कोटा हासिल नहीं कर लेता है, तब तक आपके निचले क्रम से यानी कि कम वोटिंग प्राप्त करने वालों की तरफ, कम वोटिंग प्राप्त करने वालों को लगातार बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ तो इस तरीके से मत की गणना होती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर आपके शपथ की, कि राष्ट्रपति बात करते हैं शपथ की। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है वो आपके एससी के मुख्य न्यायाधीश यानी कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। किस चीज़ की? संविधान की, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण ना करने की शपथ दिलाते हैं। और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और शपथ की बात की जाती है तो आपका शपथ जो है वो आपके 60 अनुच्छेद में यानी कि अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश भारत के शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को, और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश। नेक्स्ट है आपका पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? यहाँ पर अनुच्छेद है आपका 56 अनुच्छेद में ये पूछा जाता है कि पदावधि कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति की सामान्यतः पदावधि जो होती है वो आपकी 5 वर्ष होती है, परंतु आपातकाल की स्थिति है या फिर जो है कह सकते हैं कुछ और कंडीशंस हैं तो वहाँ पर जो है पदावधि बढ़ाई जा सकती है, पद की अवधि बढ़ सकती है, ये 5 से जो है ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कुछ भी समय के लिए खाली नहीं छोड़ा जाता है जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता है तब तक। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के भत्ते। तो राष्ट्रपति के भत्ते जो हैं वो अनुच्छेद 59 में दिए गए हैं। और नवीनतम सैलरी की हम यदि यहाँ पर बात करते हैं, सैलरी ही राष्ट्रपति की अधिकतर सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इनकी जो सैलरी होती है अब फ़िलहाल में वो 5 लाख रुपये है, 5 लाख रुपये। और अन्य सुविधाएं भी जो हैं आपके इन्हें प्राप्त होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाभियोग की, यानी कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है? तो भारत में ये संभव है और महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 2 प्रक्रियाएं यहाँ पर हम देखने को मिलेंगी। वैसे राष्ट्रपति का पद खाली होने के लिए, राष्ट्रपति का पद यदि खाली होता है तो उसकी 2 प्रक्रिया आपको देखने को मिलेंगी। उसमें क्या है? पहला इस्तीफा। यदि राष्ट्रपति खुद ही इस्तीफा दे देता है तो यहाँ पर जो है आपका पहली क्या होगी? वो होगी आपकी इस्तीफा। और दूसरी क्या होगी? आपका महाभियोग यानी कि हटाया गया। और पहला क्या है? खुद हटे।
ठीक है, ये 2 कंडीशन होंगी, खुद हटे यानी कि इस्तीफा दे देंगे, या फिर हटाया गया यानी कि महाभियोग लगाया गया। तो महाभियोग की भी एक प्रक्रिया है, वो भी आपकी जो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दी गई है कि किस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। तो ये दोस्तों ये आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है महाभियोग। दोस्तों राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा देते हैं वो किसे देते हैं, वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। यहाँ पर आप याद रखेंगे उपराष्ट्रपति मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष, ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति, वहाँ उन्हें इस्तीफा देते हैं और उपराष्ट्रपति उसी समय जो है लोकसभा को सूचित करता है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो चुका है, और उसी समय जो है उपराष्ट्रपति पद को संभाल लेता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया कि महाभियोग, अब देखिए जानते हैं कि महाभियोग किस प्रकार लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। तो देखिए महाभियोग लाएंगे किसी भी सदन के 1/3 सदस्य जो हैं कि कोई सा सदन का मतलब आपका होगा लोकसभा या फिर राज्यसभा। यहाँ पर जो है आपका महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो है 14 दिन पूर्व, यानी कि हमारे महाभियोग संसद के कोई सी भी सदन में लाया जा सकता है, और कोई से भी सदन में लाने से पूर्व 14 दिन पहले जो है आपको राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। राष्ट्रपति को हम 14 दिन पहले ही सूचित कर देंगे, और 1/3 सदस्यों का वहाँ पर जो है हस्ताक्षर होना चाहिए उस सदन के सदस्यों के। उसके बाद जो है आपका कोई से भी सदन में यह रखा जाएगा, वहाँ से जो है कुल सदस्य संख्या यानी कि कुल बहुमत जो है 2/3 से वहाँ से जो है पारित हो जाना चाहिए उस सदन का, जो उनसे भी सदन में यह प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। वहाँ पर जो बहुमत है वही यानी कि 2/3 से वहाँ से पारित होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपका जांच करेगा दूसरा सदन, यानी कि राज्यसभा में रखा जाता है तो लोकसभा करेगा, और लोकसभा में रखा जाता है तो राज्यसभा करेगा। और यहाँ पर जांच के बाद जो है यदि वो भी 2/3 से पारित कर देता है तो वो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है। दोस्तों अब तक जो है किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव भारत में पारित नहीं हुआ है, लाया बहुत बार गया है, वो हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में यही इन्फॉर्मेशन थी, और तीसरी क्लास में राष्ट्रपति के बारे में हम कुछ भारत के ऐसे राष्ट्रपतियों को जानेंगे जिनके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि वे विशेषता है उन राष्ट्रपतियों की। तो दोस्तों वो जानेंगे हम तीसरे चैप्टर में, क्योंकि टाइम का अभाव है, यहाँ पर टाइम पूरा हो चुका है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।